सोचिए अगर दुनिया की पावर का मैप हमारी आंखों के सामने ही बदल रहा हो और हम उसे पूरी तरह से गलत जगह देख रहे हों। देखिए, जो बड़ी बड़ी हेडलाइंस हम पढ़ते हैं, असली कहानी उनके पीछे है। आज हम उन्हीं ताकतों को समझने की कोशिश करेंगे जो चुपचाप पर्दे के पीछे इस नई दुनिया का नक्शा बना रही हैं। तो चलिए इस पड़ताल में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। हमारा पूरा विश्लेषण ना इसी एक आइडिया पर आधारित है कि पैसा पावर का कारण नहीं, उसका नतीजा होता है। ये एक बहुत ही ज़रूरी फ़र्क है। इसका मतलब ये है कि असली पावर कहीं और बन रही है और पैसा तो बस उसे फॉलो कर रहा है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पावर का असली सोर्स आखिर है क्या? तो फिर असली सवाल यही है, पावर सच में जा किधर रही है? इसका जवाब जीडीपी के नंबरों में नहीं है, बिल्कुल नहीं। जवाब छिपा है तीन बुनियादी बहवों में, तीन फंडामेंटल फ्लोज में, जिन्हें हम आज ट्रैक करने वाले हैं। तो पहला सेक्शन है असली मैप। जीडीपी जैसे जो पारंपरिक तरीके हैं ना, वो हमें गुमराह कर सकते हैं। वो असल में गुजरे हुए कल की कहानी बताते हैं। अगर भविष्य समझना है तो हमें तीन असली फ्लो देखने होंगे: प्रोडक्शन, कैपिटल और कंजम्पशन। यही वो धाराएं हैं जो पावर का नया नक्शा बना रही हैं। तो चलिए पहली धारा से शुरू करते हैं, प्रोडक्शन। दुनिया की फैक्ट्री सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा रही है, बल्कि वो एक नए सेंटर पर इकट्ठा हो रही है। और ये जो नया इंडस्ट्रियल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, वो एशिया में बन रहा है। अब जरा इन आंकड़ों पे नजर डालिए। ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं, ये एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। साल 2000 में अमेरिका ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग का 25% था और चाइना सिर्फ 6%। अब फास्ट फॉरवर्ड कीजिए 2030 तक। अनुमान है कि चाइना लगभग 45%, यानी करीब करीब आधा, और अमेरिका सिमट कर सिर्फ 11% रह जाएगा। और ये कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये सिंपल मैथ्स है, एक तरह की मैथमेटिकल सर्टेनिटी। और इसका हमारी सप्लाई चेन्स पर क्या असर पड़ता है? वो पुराना मॉडल की चाइना से सस्ते पार्ट्स लेकर वेस्ट में असेंबल कर लो, वो दौर अब खत्म हो चुका है। आज की हकीकत एक नया इंटीग्रेटेड एशियन इकोसिस्टम है। यहां सप्लाई चेन इतनी गहरी और आपस में जुड़ी हुई हैं कि डीकपलिंग, यानी चीन से अलग होने की बातें, अब राजनीतिक नारों से ज्यादा कुछ नहीं लगती। अब चलते हैं दूसरी धारा पर, कैपिटल, मतलब पैसा। पैसा किधर बह रहा है और किधर से निकल रहा है, ये हमें नई फाइनेंशियल व्यवस्था का पूरा नक्शा दिखा देता है। बात सिर्फ पैसे की मात्रा की नहीं है, बात उसकी दिशा की है। ये स्लाइड हमें साफ साफ दिखाती है कि पैसा कहाँ जा रहा है। आसियान में इंटरनेशनल प्रोजेक्ट फाइनेंस लगभग आधा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ भारत ने $76 बिलियन का रिकॉर्ड नया विदेशी निवेश, जिसे ग्रीनफील्ड एफडीआई कहते हैं, अट्रैक्ट किया है। और चीन से पैसा लगातार बाहर निकल रहा है। तो कैपिटल यानी पूंजी साफ तौर पर नए और ज्यादा आकर्षक ठिकाने ढूंढ रही है। और ये सिर्फ पैसों का एक जगह से दूसरी जगह जाना नहीं है, ये एक पूरी नई व्यवस्था का निर्माण है। आसियान देशों के बीच आपस में निवेश बढ़ रहा है। चीन, जापान और साउथ कोरिया से इस रीजन में पैसा आ रहा है। व्यापार के लिए रुपया और रेनमिनबी जैसी लोकल करेंसीज को बढ़ावा दिया जा रहा है। और इसका आखिरी मकसद क्या है? मकसद है आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक जैसे पश्चिमी दबदबे वाले ढांचों पर अपनी निर्भरता को कम करना। करेंसी की कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ये चार्ट, जिसे REER इंडेक्स कहते हैं, ये दिखाता है कि किसी देश की करेंसी उसकी इकोनॉमिक ताकत के मुकाबले कितनी वैल्यू रखती है। आप देख सकते हैं कि कई बड़ी एशियाई करेंसीज जैसे युआन और रुपया अपनी असल ताकत से कम आंकी गई हैं। मतलब मार्केट का परसेप्शन अभी भी जमीनी हकीकत से काफी पीछे चल रहा है। और अब आती है तीसरी और शायद सबसे शक्तिशाली धारा, कंजम्पशन यानी खपत। हमारे समय की सबसे बड़ी डेमोग्राफिक घटना एक ऐसी सेल्फ सस्टेनिंग इकोनॉमिक सिस्टम बना रही है जो वेस्ट में नहीं हो रही है। इस नंबर को देखिए, 3.5 अरब। ये 2030 तक एशिया के मिडिल क्लास में लोगों की अनुमानित संख्या है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये अपने आप में एक नई आर्थिक दुनिया है। और ये मिडिल क्लास सिर्फ गिनती में नहीं, बल्कि खर्च करने की ताकत में भी बढ़ रहा है। 2030 तक ये अनुमान है कि दुनिया के मिडिल क्लास के कुल खर्चे का 65% हिस्सा अकेले एशिया से आएगा। इसका सीधा मतलब है कि एक ऐसा मार्केट बन रहा है जिसे बढ़ने के लिए अब वेस्टर्न डिमांड पर निर्भर रहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन बात सिर्फ चीजें खरीदने की ताकत से कहीं ज्यादा है। ये एक कल्चरल सेंटर ऑफ ग्रेविटी बन रहा है। के-पॉप से लेकर इंडियन सिनेमा और चाइनीज वीडियो गेम्स तक, ये ग्लोबल एंटरटेनमेंट, मीडिया और लोगों की पसंद को एक नया आकार दे रहा है। ये वो सॉफ्ट पावर है जो हार्ड इकोनॉमिक नंबर्स के साथ साथ चलती है। तो इन सब से हम क्या नतीजा निकालें? सच कहूं तो कोई आसान जवाब नहीं है, कोई क्लीन समरी नहीं है। हम एक ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचे हैं जो अभी तय नहीं हुआ है। पहला निष्कर्ष,
ये बदलाव इतनी तेजी से हो रहा है कि हमारे ग्लोबल इंस्टीट्यूशंस जैसे IMF, वर्ल्ड बैंक इसके साथ कदम नहीं मिला पा रहे हैं। वो एक ऐसी दुनिया के लिए बनाए गए थे जो अब है ही नहीं। दूसरा निष्कर्ष, असली जोखिम एशिया का उदय नहीं है। असली जोखिम है इसे गलत तरीके से पढ़ना, इसे गलत समझना, इसे एक खतरे की तरह देखना, जबकि एक मैथमेटिकल और डेमोग्राफिक सच्चाई है, एक बहुत बड़ी वैचारिक भूल होगी। और आखिरी बात, पावर कभी ढोल बजाकर नहीं आती, वो चुपचाप धीरे धीरे अपनी जगह बना लेती है। तब तक जब तक एक दिन आप जागते हैं और देखते हैं कि सब कुछ बदल चुका है, और शायद वो दिन पहले ही आ चुका है।